हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसमें हम डीएनए के बारे में जान रहे थे। तो हमने सबसे पहले डीएनए की संरचना के बारे में जाना था। उसके बाद जब संरचना हमारी पूरी हो गई थी, उसके बाद जाना था हमने डीएनए का वाटसन एवं क्रिक का मॉडल, जो मैंने बताया था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार मैंने बताया था कि डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है और डीएनए की पिच की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड की पिच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसका एक सिर्फ 5' to 3' होता है और दूसरा सिर्फ 3' to 5' होता है। और जो डीएनए की बैकबोन होती है वो सुगर फॉस्फेट की बनी होती है और नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ये बताया था मैंने वाटसन एवं क्रिक के मॉडल में। जो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल में बताया था कि जो डीएनए का बैकबोन होता है वो सुगर फॉस्फेट का होता है और उसके अंदर जो होते हैं वो क्षार होते हैं। उसके पिच की लंबाई बताई थी, उसकी विड्थ बताई थी, उसका व्यास बताया था। व्यास की जो दूरी थी वो क्षारों के कारण होती थी, ये बताया था वाटसन एवं क्रिक ने। बाद हमने जाना था चार ग्राफ का नियम की। चार ग्राफ जो थे उन्होंने बताया था कि डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारों की मात्रा होती है वो डीएनए में प्यूरिन की मात्रा प्रीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि जितने प्रीमिडीन प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, उतने ही प्रीमिडीन, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं, ये उन्होंने बताया था। उसके बाद हमने जाना डीएनए का विकृतीकरण और पुनःआकृतीकरण, यानी कि डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो विकृतीकरण जो था वो डीएनए का वो ये था कि जब डीएनए को हम गर्म करते तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे वो आपस में टूट जाते हैं और डीएनए के दोनों कुंडलन अलग अलग हो जाते हैं। इसे डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। लेकिन जो डीएनए हम गर्म करते हैं उसको दोबारा से ठंडा करने पर उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो दोबारा से जुड़ जाते हैं, उसको डीएनए का पुनः आकृतिकरण कहते हैं। ये आपका मैंने बताया था, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको रेखाकार व वृत्ताकार डीएनए, यानी कि डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं रेखाकार डीएनए। और वृत्ताकार डीएनए क्या होते हैं? प्रोकै वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व लवकों में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कोडिंग व नॉन कोडिंग क्या होती है। तो कोडिंग वह होती है डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, वह कोडिंग होता है, इसे एक्सॉन्स बोलते हैं। और जो डीएनए की कोडिंग में आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता उसको नॉन कोडिंग बोलते हैं, उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर, यानी कि जो दोनों कोशिकाओं उसके डीएनए में क्या अंतर था। तो मैं बताया था कि यूकैरियोटिक जो होती हैं कोशिकाएं उनमें डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में होता है। इसके में प्रोकैरियोटिक में डीएनए, हिस्टोन नहीं पाया जाता और डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आरएनए और डीएनए में आपको अंतर बताया था। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो शर्करा, आरएनए होता है ऑक्सी राइबो शर्करा। अब उसके अंतर के बाद आता है हमारा डीएनए का प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएनए का प्रतिलिपिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका मतलब होता है कि एक डीएनए से नए डीएनए का बनना। यानी कि सबसे पहले डीएनए इस तरीके का होता है, डीएनए हमने बना लिया। तो सबसे पहले क्या होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए होता है वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से वो एक स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा और फिर क्या होगा, फिर इसके कुंडलन आपस में ये खुल जाएंगे। जब इसके कुंडलन खुल जाएंगे तो इससे सीधी एक समान संरचना बन जाएगी। कुंडलन ये एक स्ट्रेट फॉर्म में आता है, स्ट्रेट फॉर्म से आने में इसके कुंडलन खुल जाते हैं, यानी कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो खुल जाते हैं आपस में। जब हाइड्रोजन बॉन्ड खुल जाएंगे तो एक सीधी समान संरचना बन जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होएगा, वो टूट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटते ही दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं और कोशिकाएं जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़कर दो नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दो नए डीएनए, ये वाला जो मैंने आपको बताया डीएनए का डायग्राम, इससे ये बना कि डीएनए यहाँ से ये स्ट्रेट फॉर्म में आया। स्ट्रेट फॉर्म में आने के बाद क्या हुआ कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में टूट गए और इसने एक सीधी श्रृंखला बना ली। उसके बाद इसने दो श्रृंखला बनाई जिसमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ गए, ये दोनों डीएनए की दो श्रृंखलाएं बन गई। तो ये होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि एक डीएनए से नए डीएनए का बनाना। ठीक। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। उसमें क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में, ये क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद फिर ये दोबारा से जुड़ जाते हैं। अब जानते हैं इसकी क्रियाविधि। जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन में जो क्रियाविधि यूज होती है उसमें एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइमों का एक समूह होता है जो यूज होता है, जिसमें सबसे पहले आता है टोपो आइसोमरेज, जिसे बोलते हैं डीएनए गाइरेज।
दूसरा यूज होता है हेलिकेज, तीसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज, चौथा होता है आरएनए पॉलीमरेज और पांचवा होता है डीएनए लाइगेज। अब इनका यूज क्या होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टोपो आइसोमरेज के बारे में कि टोपो आइसोमरेज का यूज क्या है। तो जो टोपो आइसोमरेज है इसका कार्य होता है डीएनए की कुंडलन को खोलना। यहाँ पे मैंने एक डीएनए का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये जो मैं ब्लैक कलर से डोनेट किया ये होता है टोपो आइसोमरेज, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसको खोलने का ये कार्य करता है। डीएनए के कुंडलन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बने होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर देता है और एक स्ट्रेट फॉर्म में ले आता है। तो यहाँ पे जब ये खुल जाते हैं आपस में ये खुल गए तो इनके बीच में आ जाता है दूसरा जो एंजाइम है, वो आ जाता है इनके बीच में हेलिकेज, जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना का कार्य करता है और उसके बाद ब्रेक करते हुए वो उसमें आगे बढ़ता रहता है। टोपो आइसोमरेज ये काम कर ही रहा है इनके कुंडलन को खोलने का। यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन क्षारों के मध्य वो सारे ब्रेक होकर हेलिकेज इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ता हुआ इस तरीके से ये एक स्ट्रेट फॉर्म में इसको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा, नाइट्रोजन क्षार क्या है, एडिनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडिनिन और थाइमिन के बीच में पता होता है कि डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में पता होता है कि क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये आपस में ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हेलिकेज अपना काम कर देता है तो हेलिकेज हमने यहाँ पे देखा, इस वाले में देखा कि अभी तो उसने यहीं तक ब्रेक किया। अब जब नेक्स्ट आता है ये, जब इसमें टोपो आइसोमरेज इसके ऊपर आके बैठ जाता है, टोपो आइसोमरेज में क्या होता है कि जो ये हेलिकेज है, ये हेलिकेज यहाँ से पूरे नाइट्रोजन क्षार जितने भी हैं वो सारे इसमें ब्रेक हो जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और हेलिकेज यहाँ से होता 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 ये बाहर निकल के आ जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थे सब के सब आपस में ब्रेक हो गए, यानी कि थाइमिन एडिनिन अलग हो गए, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन, साइटोसिन ग्वानिन ये आपस में अलग हो गए और जो ये हेलिकेज है ये यहाँ पे पहले सिरे पे आ गया। तो ये जो स्ट्रैंड होता है ये 3:5 स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए जो होता है ये 5:3 स्ट्रैंड इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में रहते हैं। यानी कि हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम देखते हैं तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं इसमें। तो जो पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा वो 3:5 होगा और दूसरा 5:3 होगा। जो टोपो आइसोमरेज है वो डीएनए की कुंडलन को अकुंडलन कर देता है। आई बात आपकी कुछ समझ में कि टोपो आइसोमरेज डीएनए के कुंडलन को अकुंडलन कर देता है, या फिर ये क्या करता है, डीएनए के कुंडलन को ये खोल देता है। अकुंडलन का मतलब ये है कि डीएनए की कुंडलन को खोल देना। ठीक, यहाँ पे ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे जब हमने ये देखा कि जब वहाँ पे हेलिकेज आ गया और टोपो आइसोमरेज आ गया, टोपो आइसोमरेज के बाद यहाँ पे आके बैठता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज पहले नहीं आता, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज में हमें ये भी पता है कि आरएनए में एडिनिन के साथ यूरेसिल अटैच्ड हो जाता है। थाइमिन आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है यूरेसिल। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एडिनिन के साथ यहाँ पे यूरेसिल अटैच्ड हो गया, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो यहाँ पे ये इतनी एक अपनी अलग श्रृंखला बना लेता है जिसको आरएनए पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अब क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पहले आरएनए पॉलीमरेज के कुछ खंड बनते हैं, यानी कि एडिनिन और यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। और अब डीएनए पॉलीमरेज का निर्माण होगा। जब आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण हो गया तो उसके बाद आरएनए के बाद ही डीएनए का निर्माण होगा, क्योंकि आरएनए का निर्माण पहले हुआ था डीएनए से। जो डीएनए वो आरएनए की ही फॉर्मेशन है, इसलिए पहले आरएनए प्राइम पॉलीमर का निर्माण होगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमर का निर्माण होगा। तो जो ये डीएनए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये डीएनए पर आकर बैठ जाता है। यानी कि इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे ये डीएनए पर आकर यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे आकर ये बैठ के जब ये इस पे आकर बैठ गया तो इसने क्या किया,
किसमें, तुरंत डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तुरंत डीएनए रेप्लिकेशन जो ब्रेक होने, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तुरंत ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे आपस में। ब्रेक होने जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, उसमें पहले से ही कोशिका में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये आपस में आकर जुड़ने लगते हैं, जैसे कि थायमिन एडिनिन, एडिनिन थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन एडिनिन, एडिनिन और थायमिन। ये जो पूरा सिरा होता है इसको बोलते हैं पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड बोलते हैं क्योंकि 5' 3 पूरा एक डीएनए एक सीरीज में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इस सिरे को बोलते हैं पेरेंट स्ट्रैंड। यानी कि जब पेरेंट का डीएनए स्ट्रैंड 3' 5' होता है तब 5' 3' लगातार इसमें बनता रहता है। यानी कि ये कंटिन्यूस बनता रहता है। क्यों ये कंटिन्यूस क्यों बनता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए का बहुकलन जो होता है वो एक दिशा में करता है। यानी कि यहाँ से इसने इसे एक दिशा में किया, यहाँ पे इसने इसका खंड नहीं होने दिया, यहाँ से इसने इसका जो बहुकलन किया है वो एक दिशा में कर दिया, तो इसलिए ये 5' 3' यहाँ पे बन गया। अब क्या होता है कि जब ये एक डीएनए यहाँ पे अलग बन गया, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, जब डीएनए पॉलीमरेज आकर बैठ जाता है डीएनए पे, तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा बनाता है ये क्या होता है, ये हट जाता है यहाँ से। यानी कि पूरी जितना भी होता है ये एक डीएनए पॉलीमरेज ही बन जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे ये एक सीरीज बन गई तो अब दूसरी जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, दूसरा जो कुंडलन बनेगा वो कैसे बनेगा, जो दूसरा कुंडलन बनता है ये बन जाता है खंडों में। क्योंकि 5' 3' तो सीरीज में बनता है, लेकिन 3' 5' जो होता है वो कंटिन्यूसली नहीं बन सकता। यानी कि जब पेरेंट का स्ट्रैंड 5' 3' होता है तब डीएनए जो होता है वो 3' 5' असतत होता है। यानी कि 5' जब ये 3' 5' है तो ये तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन जब 5' 3' हो जाता है तो वो कंटिन्यूस नहीं हो पाता, फिर वो खंडों में विभाजित हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं अब कि जब पेरेंट का स्ट्रैंड 5' 3' होता है तब डीएनए 3' 5' होता है, यानी कि अकंटिन्यूस होगा। यानी कि देखते हैं थायमिन जो एडिनिन यहाँ पे बनेंगे डीएनए में, ये कैसे बनेंगे, ये अलग अलग कुंडली में बन जाएंगे 3' 5' 3' 5' 3' 5'। अब ये जो खंड बनता है इस खंड को बोलते हैं, ये खंड बनाकर डीएनए का पॉलीमरेज करता है। ये जो खंड बन जाते हैं डीएनए का पॉलीमरेज होता है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं ओकाजाकी खंड। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओकाजाकी खंड किसे बोलते हैं। तो आप बोलेंगे इस बात को कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए के पॉलीमरेज का जो खंड बनते हैं, डीएनए के पॉलीमरेज के जो खंड बनते हैं उसे बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ठीक, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये खंड होते हैं, ये खंड आपस में आकर जुड़ जाते हैं और डीएनए लाइगेज इन्हें आपस में जोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म बन गई एक, ये जो स्ट्रेट फॉर्म होती है ये आपस में दो कुंडली वाले डीएनए का निर्माण कर लेती है। स्ट्रेट फॉर्म बनाई 3' 5' 5' 3' बना ली, क्योंकि सीरीज तो यही होती है 3' 5' 5' 3। ये क्या करती है आपस में, ये ऊपर एक कुंडलन वाले डीएनए का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पे एक डबल कुंडलन का निर्माण कर लेगी, यानी कि डबल डीएनए का निर्माण कर लेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये क्या है कि थायमिन एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन ये आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये आपस में यहाँ पर दो नए डीएनए बना लेते हैं। यानी कि जब एक डीएनए से एक नए डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड। ये एक होता है जनक इसमें और एक होता है डीएनए स्ट्रैंड पेरेंट होता है इसमें। यानी कि एक तो ये तो जनक हो गया जो ब्लैक उससे मैंने आपको दिखाया है, ब्लैक लाइन से आपको दिख रहा है, ये हो गया डीएनए जनक, और जो दूसरा बना हुआ है ये हो गया डीएनए पेरेंट। यानी कि एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बना है, एक जो पैदा हुआ और एक जो पहले से ही डीएनए है, तो एक डीएनए क्या हो गया, एक जनक हो गया और दूसरा बन गया डीएनए पेरेंट, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस सिंथेसाइज। अब ये जो न्यूक्लियस सिंथेसाइज होता है इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण यानी कि अर्ध संक्षिप्त होता है, जो प्रतिलिपिकरण होता है डीएनए का वो अर्ध संक्षिप्त होता है। यानी कि आधा जनक एक डीएनए का और आधा जनक दूसरे डीएनए का। तो ये हो गया आपका डीएनए के बारे में कि जो डीएनए में जो एंजाइम पार्ट लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टोपोआइसोमरेज, डीएनए गाइरेज, टोपोआइसोमरेज को डीएनए गाइरेज भी बोलते हैं। डीएनए दूसरा होता है हेलिकेज, जिसे डीएनए पॉलीमरेज आता है, जिसमें तीसरा आता है आरएनए पॉलीमरेज और उसके बाद आता है डीएनए लाइगेज। ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट जो आएगा
यानी कि जो अर्धसंक्षिप्त है उसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने प्रयोग बताए थे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी में बात करेंगे।